हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर है बही खाता एवं लेखाकरण, है ना। ये सब्जेक्ट का नाम है बही खाता एवं लेखाकरण। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, बट मैं आज आपको कुछ संपत्ति और दायित्व के बारे में बताना चाहूँगा, है ना। किसके बारे में? संपत्ति और दायित्व के। ये आपका बेसिक है ना। बेसिक क्या, पूरे अकाउंट में आपको जब तक आप बही खाता पढ़ोगे तब तक आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ना। संपत्ति में क्या क्या, कौन सी आपकी संपत्ति होती है और कौन कौन से आपके दायित्व होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पूरे अकाउंट में आपको आपकी क्या संपत्तियाँ, कौन सी साइड संपत्ति आती है, संपत्ति क्या कहलाती है और आपके दायित्व क्या कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले संपत्ति की बात करते हैं, है ना। तो संपत्ति की अगर आप बात करोगे तो पहले जैसे संपत्ति की बात आपने की, हस्तस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़, इसका मतलब होता है रोकड़ हाथ में। रोकड़ का मतलब होता है रुपया, है ना, कैश जिसे इंग्लिश बोलते हैं। सेकंड मान लीजिए आपके पास में बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़, ये आपकी संपत्ति हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, देनदार, ये भी आपकी संपत्ति है ना। भवन, ये भी आपकी संपत्ति है। भूमि, फर्नीचर, फर्नीचर, ख्याति, प्राप्ति विपत्र, प्राप्ति विपत्र, ये भी आपकी संपत्ति है ना। आगे पॉइंट की बात करते हैं, अंतिम स्टॉक हो गया, अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक, यंत्र हो गया, है ना, ये भी आपकी संपत्ति है। उपकरण, ये भी आपकी संपत्ति है ना। उसके बाद पूर्वदत्त व्यय, आपने पूर्व में क्या व्यय किए वो भी आपकी संपत्ति है। कि आपने पूर्व में जो व्यय किए थे वो पूर्वदत्त व्यय के नाम से जाना जाता है इसको। उसके बाद उपार्जित आय, ये भी आपकी संपत्ति है। उपार्जित आय, ये जो सारे मैंने आपको वर्ड लिखा है, जो शब्द लिखाए हैं, ये आपकी संपत्ति है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए हस्तस्थ रोकड़ आई तो समझ लेना आपकी संपत्ति है। बैंक में रोकड़ आया, समझ लेना आपकी संपत्ति है। देनदार आया तो आपकी संपत्ति है। भवन आपकी संपत्ति है। भूमि आपकी संपत्ति है। फर्नीचर आपकी संपत्ति है। ख्याति आपकी संपत्ति है ना। प्राप्त विपत्र संपत्ति में आते हैं। अंतिम स्टॉक, जो बच जाता है आपका पास में, जो स्टॉक है अंतिम स्टॉक, वो आपकी संपत्ति होता है। यंत्र आपकी संपत्ति है। उपकरण भी आपकी संपत्ति है ना। पूर्वदत्त व्यय आपकी संपत्ति है। उपार्जित आय, पूर्व में जो आपने व्यय किए वो आपकी संपत्ति है। कहीं से आपको आय प्राप्त हुई, पूर्व उपार्जित आय, ये आपकी संपत्ति, ये संपत्तियों की लिस्ट में आते हैं। इसी प्रकार मैं दायित्व की बात करता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, है ना। सेकेंड पॉइंट, ये मान लीजिए आपके दायित्व, क्या क्या आपके दायित्व होते हैं। सेकेंड है आपके दायित्व। दायित्व में सबसे पहले लेनदार, ये लेनदार दायित्व में आते हैं। देनदार संपत्ति में आते हैं और लेनदार दायित्व में आते हैं। लेनदार हो गया। देय विपत्र है, देय विपत्र, वहाँ पर प्राप्त विपत्र था, यहाँ पर देय विपत्र था। प्राप्त विपत्र और देय विपत्र के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी दायित्व की बात करिए, लेनदार आपके दायित्व है, देय विपत्र आपके दायित्व है, ठीक है। उसके बाद आदत्त व्यय, आदत्त व्यय, आदत्त व्यय में क्या क्या आता है? वेतन, मजदूरी,
वेतन हो गई, है ना, मजदूरी हो गई, किराया हो गया, किराया आदि, ये आपके दायित्व होते हैं जो आदत्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। आदत्य व्यय आपने क्या क्या किया, जैसे वेतन दिया, मजदूरी चुकाई, किराया चुकाया, ये आदत्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। आगे आपको दे रखा बैंक आदि विकर्ष, बैंक आदि विकर्ष। बैंक आदि विकर्ष जो बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है, बैंक में ड्यू रहते, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं इसे, है ना, ये भी क्या आपका ये होता है। ऋण पत्र, ये आपके दायित्व हो गए। उसके बाद अनुपार्जित आय, जैसे वहाँ पर उपार्जित आय थी, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा अनुपार्जित आय, ये आपके दायित्व हो गए। और अग्रिम प्राप्त राशि, अगर आपको पहले कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है, कोई राशि प्राप्त होती है, अग्रिम मतलब एडवांस, अग्रिम प्राप्त राशि, अग्रिम प्राप्त राशि, ये आपके दायित्व हो गए। लेनदार, देयपत्र, आदत्य में वेतन, मजदूरी, किराया आदि, बैंक आदि विकर्ष, ऋण पत्र, अनुपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त राशि, ये आपके क्या हो गए, दायित्व हुए। मैंने आपको संपत्ति और दायित्व के बारे में बताया है। जब आप चिट्ठा बनाओगे, है ना, जैसे आप आगे चल के जब चिट्ठा बनाओगे, है ना, तो चिट्ठे में इस आपके डेबिट साइड तरफ दायित्व आता है और इधर संपत्ति आती है। उस समय अगर आप क्वेश्चन करने गए और आपको पता ही नहीं है कि आपके दायित्व क्या है और आपकी संपत्ति क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, प्रिपेयर करना है इसको कि दायित्व आपकी क्या होते हैं और किस संपत्ति क्या होती है। अगर आपको मालूम है कि ये अपनी संपत्ति है तो आप आसानी से उसे लिख सकते हो, और आपकी क्या दायित्व है तो आप उसे दायित्व में भी लिख सकते हो। अगर आपको अगर नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, उल्टी एंट्रियाँ कर दोगे। संपत्ति के जो भी आइटम्स, जो भी मदे रहती है, आप दायित्व तरफ शो कर दोगे और दायित्व की जो संपत्ति तरफ, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा और रॉन्ग चले जाएगा। इसलिए आपको दायित्व और संपत्ति बताओ, ये पूरे कॉमर्स में जब तक भी पढ़ोगे आपको संपत्ति और दायित्व हमेशा मिलते रहेंगे और आपके लिए बहुत काम में आएंगे। उसके बाद चैप्टर 1 के जो बही खाता तथा लेखाकर्म में अंतर, कि देखिए बही खाता क्या होता है और लेखाकर्म क्या होता है। ठीक है, बही खाता एवं लेखाकर्म में अंतर। जैसे मान लीजिए ये आपका बही खाता है, ये बही खाता और ये आपका लेखाकर्म है। अब इनके बीच में क्या अंतर है, लेखाकर्म, बही खाता, लेखाकर्म। ठीक, क्षेत्र की बात करते हैं। आपका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपके पास में मान लीजिए क्षेत्र। अब बही खाते का क्या क्षेत्र होता है, लेखाकर्म का क्या क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र सीमित है, अर्थात सौदों को जनरल में लिखने, खाता बही में खतौनी करने, योग करने, शेष निकालने तथा खाते बंद करने तक का कार्य ही किया जाता है। बही खाते में क्या होता है कि इसका एक तो कार्य सीमित होता है, छोटा होता है, बट इसमें क्या क्या होता है, सौदों का मतलब होता है लेन देन, आपने क्या लेन देन की है। सौदों का मतलब क्या होता है, लेन देन। सौदों को जनरल में लिखनी। देखिए एक जनरल प्रविष्टि आती है, जैसे जैसे आप अभी देखिए आप न्यू स्टूडेंट हो, जैसे जैसे आप कॉमर्स पढ़ते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि जनरल प्रविष्टियाँ किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये बही खाता और लेखाकर्म में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, उसके बारे में, इसमें क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सौदा मतलब क्या, लेन देन को जनरल में लिखने, फिर खाता बही में उसकी खतौनी करनी। जैसे आपने उसको जनरल में लिखा, फिर अलग अलग खाते होते हैं, है ना, किसी के नाम से ले लो, राम का खाता, श्याम का खाता, जो उसके फिर खातों में उसकी खतौनी करते हैं कि इसको आपने क्या क्या लेन देन किए, उसके नाम से कितने रुपये बाकी है ना, क्या खरीदा है, क्या बेचा है, ऐसे इस टाइप के खाते बनाए जाते हैं। फिर योग करना, लास्ट में उसका क्या करते हैं, योग करने के बाद उसका शेष निकालते हैं। ये सारे कार्य किस में किए जाते हैं, बही खाते के अंतर्गत किए जाते हैं। लेखाकर्म का क्षेत्र बड़ा रहता है, इसका क्षेत्र विस्तृत रहता है, अर्थात बही खाते के कार्य को अतिरिक्त अंतिम खाते तैयार करने, समायोजन लेकर करने, विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने आदि का कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये अंतिम खाते तैयार करता है, बाद में इसका क्या समायोजन करके इनके निष्कर्ष निकालता है
ये लेखा कर्म होता है। बही खाते का मतलब ये होता है कि आपके पास में मान लीजिए कोई सी बुक है ना, बुक जिस पर आप जैसे मान लीजिए आपकी फेयर कापी आप बना रहे हो, है ना, वो आपका बही खाता हुआ। आपकी जो फेयर कापी है, जो कापी आप लेते हो, है ना, जो महाजन बनी उन पहले क्या मैन्युअल चलती थी, है ना, बही खाते चलते थे। आपने कभी देखा होगा कि जो महाजन वगैरह जो रहते हैं उनके पास लाल कलर के फोल्ड टाइप ऐसे बही खाते से खोलते हैं, है ना, उसको बही खाता कहते हैं, कापी को बही खाता कहते हैं, वो बही खाता होता है। और लेखा कर्म का मतलब ये होता है कि लिखने वाला, है ना, उस बही खाते का लेखा मतलब लेखा कर्म मतलब लेखा लिखने वाला, कार्य करने वाला, वो लेखा कर्म कहलाता है। ठीक, आगे आपका पॉइंट दे रहा था निर्भरता। निर्भरता बही खाता एक स्वतंत्र कार्य है, ये लेखा कर्म पर निर्भर नहीं है। बही खाता एक स्वतंत्र कार्य है, ये लेखा कर्म पर निर्भर नहीं है। इसका क्या मतलब, लेखा कर्म देखिए निर्भरता मतलब बही खाता स्वतंत्र है, वो लेखा कर्म नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि जिसको लेखा कर्म जो लिखने वाला वही लिख सकता है। अगर आपके पास छोटी सी दुकान हो तो आप भी अपना बही खाता बना के लिख सकते हो, है ना, ये स्वतंत्र है, ये लेखा कर्म पर निर्भर नहीं है। लेखा कर्म बही खाते के कार्य पर निर्भर करता है, और ये लेखा कर्म बही खाते के कार्य पर निर्भर करता है। अगर आपके पास बही खाता नहीं हो तो आप किस में लिखोगे, इसलिए ये स्वतंत्र है और ये इस पे निर्भर है। योग्यता योग्यता के अंतर्गत क्या आता है कि बही खाता या पुस्त पालन का कार्य, जैसे बही खाते को पुस्त पालन भी कहते हैं। इसका एक नाम और है पुस्त पालन, है ना, बही खाता पुस्त पालन। अगर पुस्त पालन शब्द है तो उसी को बही खाता भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बही खाता या पुस्त पालन का कार्य साधारण योग्यता वाला व्यक्ति कर सकता है। मतलब जो भी है बही खाते का जो काम है, मैंने अभी कहा कि एक साधारण वाला व्यक्ति भी कर सकता है बही खाते का कार्य। मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास बही खाता है, ये लेखा कर्म पर निर्भर इसलिए नहीं है कि आपके पास अगर बही खाता है तो आप भी अपने हिसाब से बही खाते में लिख सकते हो, है ना, इसलिए स्वतंत्र है। और लेखा कर्म ये क्या करता है, बही खाते में आपको विशिष्ट योग्यता हो नहीं भी हो तो भी आप बही खाता लिख सकते हो। लेखा कर्म का कार्य विशिष्ट योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। देखिए लेखा कर्म वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में प्रशिक्षण लिया हुआ है, उसको अनुभव है, विशिष्ट ज्ञान है, वही व्यक्ति लेखा कर्म का कार्य कर सकता है। उद्देश्य की बात करेंगे, समस्त सूदों का उचित ढंग से खाते में लिखना ही पुस्तक पालन का उद्देश्य होता है। जितने भी आपने लेन देन किए हुए हैं, आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि जितने भी आपने लेन देन किए हुए हैं उसे उचित ढंग से खातों में लिखना ही पुस्तक पालन का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या था, आप उचित ढंग से लिखोगे, है ना, तो तभी पुस्तक पालन बही खाता होता है, का उद्देश्य होता है। उचित ढंग से अच्छे ढंग से लिखना ही इसका उद्देश्य होता है। सौदों का मतलब होता है लेन देन में, एक बार और फिर बोल रहा हूँ आपको, है ना। इधर है लेखा कर्म का प्रमुख उद्देश्य बही खाते में लिखे गए व्यवहारों का विश्लेषण करना तथा भावी नीति निर्धारण करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि बही खाते में जो लिखे गए हैं, आपने क्या लेन देन किए हैं, उन व्यवहारों का विश्लेषण करना, उनकी जांच करना, ये लेखा कर्म का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, खतौनी। ठीक, पुस्तक पालन का कार्य जनरल में दर्ज सूदों को अलग अलग खातों में खताना है। पुस्तक पालन का मतलब बही खाते का क्या मतलब है कि आपने जो भी सौदों मतलब क्या लेन देन, जो भी आपने लेन देन किए हैं उनको अलग अलग खातों में दर्शाना। अलग अलग खाते में दर्शाना, आपने फर्नीचर खरीदा, मान लीजिए राम को आपने उधार पैसे दिए हैं तो राम का खाता अलग बनाना। आपने मशीनरी खरीदी है ना, तो मशीनरी खाता, ठीक है। आपके बैंक में आपके पास केस है, बैंक खाता। आपके पास से रोकड़ कितनी गई, केस कितना गया, पैसा कितना गया, रोकड़ खाता। अलग अलग खातों में खतौनी करना ये बही खाते के अंतर्गत आता है। लेखा कर्म में खतौनी की शुद्धता की जांच की जाती है। इसमें लिखने के बाद में क्या होता है कि लेखा कर्म कार्य होता है कि आपने क्या क्या खातों में क्या क्या लिखा है, सही लिखा कि गलत लिखा, उस शुद्धता की जांच करना लेखा कर्म का काम होता है। अगला पॉइंट आपके पास में दे रखा है लेखा
का समय, लेखा का समय, अपने लेखा का क्या समय रखा हुआ था यहाँ पे। पुस्तक पालन के अंतर्गत जनरल में उसी दिन लेखा किया जाता है जिस दिन व्यवहार होते हैं। पुस्तक पालन बही खाते के अंतर्गत ऐसा होता है कि जिस दिन आपने लेन देन किए हुए हैं उसी दिन इसमें आपको खतौनी होती, मतलब लिखा जाता है ना। उसी दिन उसका लेखा किया जाता है, मतलब उसी दिन उसको लिखा जाता है बही खाते के अंतर्गत। लेखा कर्म कार्य वर्ष के अंत में होता है, जबकि वार्षिक खाते बनाए जाते हैं। लेखा कर्म में क्या होता है कि वर्ष के अंत में इसके खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपने अपना खाता स्टार्ट किया, 1 जनवरी को आपने अपना बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया है ना, और आप 31 दिसंबर आपका 1 साल होता है, तो उस दिन ये अंतिम खाते बनाकर, ये लेखा कर्म उस दिन आपने अंतिम खाते बनाता है। समाप्ति, अगला पॉइंट दिया रहेगा आपको समाप्ति। समाप्ति के अंतर्गत प्रारंभिक लेखा पूरा होने पर पुस्तक पालन कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रारंभिक लेखा आपने किया उसी दिन पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो जाता है। लेखा कर्म में पुस्तक पालन कार्य भी शामिल रहता है। इसमें अंकेक्षण, लागत लेखा, प्रबंधकीय लेखन आदि शामिल रहते हैं, है ना। जैसे अंकेक्षण, ऑडिटिंग करवाना, है ना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या रहता है कि आपके पास कितना माल है उसका ऑडिट करवाते हैं, अपने अंकेक्षण करवाते हैं, उसका काम लेखा कर्म के अंतर्गत आता है। यंत्र का उपयोग 8 पॉइंट आपका है, यंत्र का उपयोग। यंत्र का उपयोग, पुस्तक पालन में यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, यह कार्य परंपरागत है। यंत्र का उपयोग, अब देखिए यंत्र का उपयोग क्या, बही खाते में या पुस्तक पालन में यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। यंत्र मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। अगर आपको बही खाता अकाउंटिंग करना है तो आप उसके अंतर्गत इसमें यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है, ये परंपरागत है, आप चाहो तो कर सकते हो उसमें, है ना। उसके लिए लेखा कर्म में यंत्रों की सहायता नहीं ली जाती। यह विशिष्ट प्रकार कार्य जो यंत्र नहीं कर सकते, इसमें आप यंत्रों की सहायता नहीं ले सकते क्योंकि ये व्यक्ति करता है ना। इसमें यंत्र की आवश्यकता ही नहीं। इसमें आप यंत्र का उपयोग कर सकते हो पुस्तक पालन में, बट इसमें नहीं कर सकते। क्यों कि व्यक्ति ही लेखा कर्म और जो करता है वो विशिष्ट ज्ञान वाला, विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति इसे कर सकता है, तो इसमें यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। जांच, नाइन पॉइंट आपका जांच। पुस्तक पालन में लेखे की शुद्धता का परीक्षण संभव नहीं है। देखिए बही खाते में क्या होता है, आपने एक बार बही खाता लिख दिया है तो इसमें उसकी गलती की या त्रुटि की शुद्धता की का परीक्षण संभव नहीं होता। बट लेखा कर्म में तलपट बनाकर पुस्तक पालन कार्य की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। बट इसमें क्या, एक ट्रायल बैलेंस शीट रहती है जिसे तलपट कहते हैं, उसे बनाकर उसकी शुद्धता की जाँच की जाती है। जैसे आप ट्रायल बैलेंस शीट तलपट कहते हैं। तलपट में क्या रहता है कि आपने क्या क्रय किया, तो क्रय है ना, आपने क्या विक्रय किया। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आपकी संपत्ति क्या है और आपकी दायित्व क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तलपट में कि अपनी संपत्ति, तो उसे संपत्ति साइड ही लिखा जाता है, और आपके दायित्व क्या है तो उसे दायित्व साइड ही लिखा जाता है। ठीक, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व क्या क्या उत्तरदायित्व रहते हैं इनके। पुस्तक पालन लेखा कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता। जो पुस्तक पालन रहता है वो लेखा कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं रहता, है ना। लेखापालक पुस्तक पालन के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि उसकी देखरेख में पुस्तक पालन का कार्य किया जाता है। देखिए बही खाता है ना पुस्तक पालन पर निर्भर नहीं रहता है, बट ये लेखा कर्म रहता है क्योंकि कार्य ये करता है लेखा कर्म। इसकी देखरेख में जितने भी कार्य होते हैं, है ना, ये किसकी देखरेख में होते हैं, लेखा कर्म की देखरेख में होते हैं। तो इसका उत्तरदायित्व तो बनता है ना, खातों को चेक करना, ये उसका उत्तरदायी लेखा कर्म होता है। बही खाते का उत्तरदायित्व तो इसमें नहीं बनता, क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, ये आपको मैंने बही खाता और लेखा कर्म में अंतर बताया था, है ना। और आपको मैंने लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं बताई थी कि 8 अवस्थाएं होती है, पढ़ने के लिए कहा था। मैंने आज आपको अंतर बताया है। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 6 पर आपको मिलेगा बही खाता में पुस्तक पालन के आवश्यक तत्व या लक्षण, ये आपको पढ़ना है ना। उसके नीचे आपको दे रखा लेखा कर्म विज्ञान अथवा कला
क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लेखाकर्म विज्ञान है कि कला है। आपके लिए होमवर्क दे रखा बही खाता पुस्तक पालन के तत्व या लक्षण। आपको देखिए पूरी थ्योरी है, पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है, मैंने पहले भी कहा है। और जो नहीं समझ में आए वहाँ पर आप टिक लगा के मुझे मेरे को पूछ सकते हो, है ना। ओके।